नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। दोस्तों मैं काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आ रहा हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो लोग आरएस मेंस या यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है कि भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट दोस्तों, उसने 3 क्रिमिनल लॉज जो पहले हमारे यहाँ पे हुआ करते थे, कौन कौन से थे दोस्तों? आईपीसी था आपके यहाँ पे, एक सीआरपीसी था दोस्तों, और एक और था, कौन सा था? इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों के तीनों लॉज जो हैं, जो कॉलोनियल टाइम से हमारे यहाँ पे चल रहे थे, उनको भारत की संसद ने पास कर दिया है। 20 दिसंबर को लोकसभा में पास हुए और 21 दिसंबर को राज्यसभा ने भी इनको मेजोरिटी से पास कर दिया। दोस्तों आज इनके बैकड्रॉप में क्या कहानी थी उसके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आईपीसी दोस्तों, हमारे यहाँ पे आईपीसी की अगर हम बैकग्राउंड में बात करें तो सबसे पहले 1834 के अंदर जो चार्टर एक्ट 1833 बना था, उसके तहत पर 1834 के अंदर दोस्तों एक लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे दोस्तों लॉर्ड थॉमस मेकाले। लॉर्ड थॉमस मेकाले की चेयरमैनशिप के अंदर एक वो लॉ कमीशन बनाया गया जिसके 4 मेंबर थे। इन्होंने 1837 के अंदर अपना ड्राफ्ट दिया था, फिर उसके अंदर कुछ करेक्शन किए गए। उसके बाद में दोस्तों 1850 के अंदर आते आते वो फाइनल बन गया, एकदम फाइनली रेडी हो गया और 1856 के अंदर लागू होने वाला था। उसी टाइम आपको याद होगा कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई, इस वजह से 1856 में ये लागू नहीं हो पाया। उसके बाद में दोस्तों 1860 के अंदर, अक्टूबर 1860 के अंदर ये दोस्तों फाइनली पूर्णतया बनकर तैयार हुआ। और लागू कब हुआ था? याद रखिएगा, लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 के अंदर लागू हो गया था। परंतु इसको अगर कहा जाता है तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड जो है 1860 ही कहा जाता है दोस्तों। इस तरह से 1860 में हमारा इंडियन पिनल कोड जो है वो क्या दोस्तों बनकर तैयार हुआ और लागू हो गया 1862 के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उसकी, तो वो है आपका क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दोस्तों होता क्या है? इंडियन पिनल कोड है क्या? सबसे पहले तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। इंडियन पिनल कोड क्या होता है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मर्डर हुआ, ठीक है, या किसी को फांसी दी गई, किसी ने फांसी दे दी मिलकर लोगों ने, ठीक है, या फिर मॉब लीचिंग हुई। पहले मॉब लीचिंग था नहीं, हालांकि अब हो गया है मॉब लीचिंग। तो दोस्तों वो मर्डर है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका आईपीसी डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी सजा क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट क्या होना चाहिए, ये भी दोस्तों कौन डिसाइड करेगा? आईपीसी ही डिसाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। अब किस तरह से सजा होनी चाहिए, ठीक है, कैसे उसको कानून, कैसे उस पर चार्जशीट दायर करेगा, कैसे उस पर कोर्ट की हियरिंग होगी, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोसीजर जो है दोस्तों क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर है। कहाँ पे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब? 1861 के अंदर इसको पास किया था, 1861 में इसको पास किया था। भारत के अंदर पहला लॉ कमीशन कब बना था? तो इंडिपेंडेंस के बाद में 1955 के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन बना। और उसके बाद में दोस्तों 1973, तो सीआरपीसी जो है दोस्तों 1973 में रेडी हो गया। सीआरपीसी एक्ट 1973 कहा जाता है, परंतु लागू कब हुआ था? 1974 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट क्या होता है दोस्तों? जो प्रोसीजर हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हुआ, उसमें कौन कौन से एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, कैसे कैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। ये साक्ष्य प्रस्तुत करने का दोस्तों वो गवाह एक तरह से कह सकते हैं, या फिर एक तरह से गवाही देने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ की जाएगी उनको हम इस एक्ट के अंदर देखते हैं दोस्तों। ये आया था 1872 के अंदर, 1872 के अंदर। तो देखिए, आप देख लीजिए, लगभग 150 साल हो गए इसके अंदर। हालांकि कुछ कुछ बदलाव होते रहे हैं, बट अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया, दोस्तों। तो इसके लिए जो अभी हमारी प्रेजेंट की जो सरकार है, इसने दोस्तों आईपीसी के लिए क्या लेके आई? आईपीसी की जगह इसने लेके आई भारतीय न्याय संहिता। अब आप जब भी देखेंगे तो इसकी जगह क्या लिखा हो? भारतीय न्याय संहिता द्वितीय। भारतीय नागरिक सुरक्षा लेके आया सीआरपीसी की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आया। इसकी जगह भी आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा द्वितीय, ये मैं बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेके आया भारतीय साक्ष्य बिल। ये तीनों चीज़ें जो है वो लेके आए। कब लेके आए दोस्तों? इसकी अगर हम देखिए, इसमें क्या है? सबसे पहले इंडियन पिनल कोड 1860 था, रिप्लेस्ड बाय द भारतीय
न्याय संहिता 2023 दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कितने टोटल 356 सेक्शन है, कितने 356 सेक्शन है। पहले कितना हुआ करते थे 511, अब छोड़ दीजिए कितने हैं 356 सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 22 सेक्शन रिप्लेस किए गए हैं। ठीक है, 8 सेक्शन नए जोड़े गए हैं और 175 सेक्शन जो है उनको अमेंड किया गया है। इतना आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हुआ क्या है इसके अंदर अगर हम गौर से देखें, अगर आप पहले पुराना जो है आईपीसी उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि अगर किसी ने हत्या कर दी है, ठीक है, मर्डर के लिए धारा 302 आपने नाम सुना होगा, धारा 302 मर्डर के लिए थी। ठीक है, कोई अगर रेपिस्ट है, रेप केस हुआ है या किसी के साथ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है महिला के साथ, तो धारा 376 लागू हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको हटा दिया गया। ये जो है हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने बताया कि जो पहले पहले जो ये था क्या था, भारतीय दंड संहिता था, सरकार ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया था। ठीक है, तो उसने क्या है जो इंपॉर्टेंट क्राइम थे उनको सबको पीछे रखा, परंतु इस बार इन्होंने जो बनाया है वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्राइम्स जो हैं उनको पहले जगह दी गई है। जैसे हत्या के केस में धारा 302 से अब 101 हो गई है, तो पहले एडवांस में ले आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर रेप वगैरह केस है तो धारा 63 हो गई है, 376 की जगह 63 धारा हो गई है। ठीक है, तो ये हम डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये जो सीआरपीसी था इसकी जगह पे आ गया है क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंदर 478 पहले सेक्शन हुआ करते थे, अब 533 सेक्शन हो गए हैं। ठीक है, क्या घटा है क्या घटा इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने कहा है कि पहले वाला जो था पीनल कोड मतलब दंड सेंट्रिक था, मतलब दंड देना है, पनिशमेंट सेंट्रिक कोड था पहले वाला। अभी जो इन्होंने बनाया है वो दोस्तों क्या है, न्याय से केंद्रित है, न्याय केंद्रित मतलब न्याय दिलाना इसका मेन फोकस रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसकी बैकग्राउंड में बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में दोस्तों होता क्या है, जब मानसून सत्र चल रहा था तो भारत की सरकार ने 11 अगस्त को बिल लेके आई थी, 11 अगस्त को बिल लेके आई थी। परंतु जब इस पे विवाद हुए, कुछ बातों पे बहस हुई, तो दोस्तों क्या हुआ कि इसको कमेटी के पास भेज दिया गया। ठीक है, अमेंडमेंट करने के लिए कमेटी के पास, और इसके एक तरह से कह सकते हैं कि विवेचन करने के लिए। ठीक है, कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी थी होम मिनिस्ट्री की, उसके हेड कौन थे, बृजलाल जी थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी कमेटी ने जो दोस्तों इनमें अमेंडमेंट के लिए सुझाव दिए थे, तो बृजलाल इनके हेड थे, तो बृजलाल कमेटी भी इनको कहा जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट जो है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 10 नवंबर को पेश की थी। कब की थी, 10 नवंबर को दोस्तों। अब क्या हुआ, जब 10 नवंबर को इसने अपनी रिपोर्ट की तो संसद का अगला जो सत्र था वो कौन सा था, विंटर सीजन था दोस्तों। ठीक है, विंटर सीजन के अंदर गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, 12 दिसंबर को जब सीजन शुरू हुआ, ठीक है, सेशन जब शुरू हुआ दोस्तों, तो इसने सबसे पहले क्या किया, विड्रॉ किया। जो 11 अगस्त को बिल पेश किए थे उनको विड्रॉ किया दोस्तों। ठीक है, विड्रॉ करने का मेन रीज़न क्या था, हालांकि वो पुराने वाले ही अगर पास करवा लिए जाते तो फिर उनमें अमेंडमेंट होते, तो सरकार ये चाहती नहीं थी लंबा प्रोसीजर करना, तो सरकार ने सबसे पहले, ये बहुत अच्छा मूव था, सबसे पहले 12 दिसंबर को विड्रॉ किया और उसके बाद में दोस्तों 20 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया दोबारा अमेंडमेंट के साथ में दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आप दोस्तों सारे देखेंगे कि न्याय संहिता द्वितीय, सब में द्वितीय लगा हुआ है, तो इसीलिए है दोस्तों, पहले वाले को विड्रॉ करके सेकंड पेश किया था, इसीलिए द्वितीय, याद रखना अपने को। ठीक है, 20 दिसंबर को पास हो गया लोकसभा में और 21 दिसंबर को पास हो गया राज्यसभा में। ठीक है, जैसा कि आई होप सबको पता होगा, पहले लोकसभा या जिस सदन में भी प्रस्तुत किया गया है वो सदन पास करेगा, उसके बाद दूसरा सदन, और उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब जाके वो एक्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये तीनों कानून बन गए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये इतना ईजी था कि क्यों चेंज करें हम? जैसे अगर ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को बहुत सी अच्छी या बुरी, हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारा आर्किटेक्ट दिया, ठीक है, रेलवेज दिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जो अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। परंतु आपको क्या लगता है कि जो आईपीसी या सीआरपीसी, ठीक है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये दोस्तों ये भी एक तरह से ऐसी चीज़ें थी जो हर भारतीय को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, परंतु जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि इनमें अभी भी 400 बार कॉलोनियल जो है उस वर्ड का जिक्र किया गया है, तो मतलब अभी भी हम गुलामी से बाहर नहीं आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज से 100-150 साल पहले जब ये रूल्स बने थे, ये जब एक्ट बने थे दोस्तों, तो किसी ने साइबर क्राइम के बारे में सोचा था क्या? उस टाइम टेररिस्ट नाम का वर्ड भी लोगों ने सोचा था? परंतु ऐसी चीज़ें आज आई, लोगों के सामने आई, तो ऐसी चीज़ें भी दोस्तों इसमें इन्वॉल्व की गई, इसमें ऐड की गई। ठीक है,
तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ अगस्त में पेश किए थे, उसके बाद में इनमें अमेंडमेंट होके दोस्तों 21 दिसंबर को फाइनली ये राज्यसभा से भी पास हो गए दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए, इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए ये जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जो भारतीय न्याय संहिता है दोस्तों, उसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि न्याय संहिता के अंदर BNS भारतीय न्याय संहिता दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले एक तो मॉब लीचिंग को ऐड कर दिया है, मॉब लीचिंग को दोस्तों। ठीक है, मॉब लीचिंग, इसके अंदर दोस्तों क्या है, उम्र कैद। ठीक है, उम्र कैद तक मैक्सिमम सजा मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों पहले एक वर्ड हुआ करता था सेक्शन 124A, 124A के तहत पहले राजद्रोह नाम का वर्ड यूज होता था। राजद्रोह का मतलब क्या था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया है, इसको खत्म ही कर दिया है, बट इसकी जगह इन्होंने क्या जोड़ा है, सेक्शन 152 जोड़ा है। इसका मतलब आप देशद्रोह नहीं कर सकते, देशद्रोह इन्होंने वर्ड प्रोड्यूस किया है। मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप बोल सकते हो, परंतु देश के खिलाफ या देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला काम अगर आप करते हो तो इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। ये आपको सेक्शन 152 के तहत देशद्रोह में गिना जाएगा दोस्तों। ठीक है, टोटल 356 सेक्शन है और 19 चैप्टर इसके अंदर रखे हैं दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNNS, ठीक है, BNSS नागरिक सुरक्षा संहिता दोस्तों। तो इसमें क्या है, पहले भी आपको पता है कि अगर पुलिस किसी भी क्रिमिनल को अपनी कस्टडी में लेती है तो 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों पुलिस को कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग के बाद 7 दिन में चार्जशीट पेश करनी होगी। फर्स्ट हियरिंग हो गई, पहले दिन कोर्ट में पेश किया, उसके बाद में 7 दिन के अंदर पुलिस को अपनी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश करनी होगी। कोर्ट उसके बाद पुलिस को 90 डेज़ का इन्वेस्टिगेशन का टाइम देगा, उसके अंदर पूरी करनी होगी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अपनी। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट अपना जजमेंट देगा। हालांकि कभी कभी कोर्ट जो होता है अपने जजमेंट को रिजर्व भी रख सकता है, तो वो रिजर्व जो है दोस्तों मैक्सिमम कितने दिन के लिए रख सकता है कोर्ट अपने जस्टिस को, मैक्सिमम 30 डेज़ के लिए रिजर्व रख सकता है दोस्तों। बेसिकली मोटा मोटी ये समझा जाए कि इसके अंदर टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है, टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसके बाद में जो आपका भारतीय साक्ष्य बिल है दोस्तों, ठीक है, भारतीय साक्ष्य एक्ट BSA 2070, इसके अंदर कितने 170 सेक्शन रखे गए हैं, पहले वाले में 167 सेक्शन थे। ठीक है, इसके अंदर मर्सी पेटिशन के टाइमलाइन भी डिसाइड कर दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टेटमेंट या एविडेंस भी साक्ष्य माने जाएंगे दोस्तों। और 7 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर, सबसे मेन चीज़ है याद रखिएगा, 7 साल से ज़्यादा अगर सज़ा हो रही है किसी को तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़रूरी कर दी गई है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी ये था। डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो आप जो आपके लॉ वगैरह पढ़ाते हैं उनसे पढ़िएगा। ये मेन जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं। मिलते हैं कल फिर, बाय बाय, टेक केयर।